कभी कभी ना ये सोचना बड़ा अजीब लगता है कि कोई चुना हुआ जनप्रतिनिधि अपनी ही राज्य की विधानसभा में खड़ा है। हाँ बिल्कुल। और वो उन लाखों लोगों की आवाज है जिन्होंने उसे वोट देकर वहां भेजा है। लेकिन जब उसे किसी गंभीर मुद्दे पर बहस करनी होती है ना, या कोई नया कानून लाना होता है, तो उसे अपनी खुद की मातृभाषा में बोलने से पहले कई बार सोचना पड़ता है। हाँ, क्योंकि दशकों से वहाँ का जो प्रशासन है वो किसी और भाषा में चल रहा होता है। बिल्कुल। कागजों पर, फाइलों में या अदालतों में एक ऐसी भाषा का राज होता है जो शायद उस नेता के गांव के आधे से ज्यादा लोगों को समझ ही नहीं आती। मतलब ये एक बहुत बड़ी अदृश्य दीवार है। देखिए, ये स्थिति सुनने में भले ही थोड़ी अजीब लगे, लेकिन हमारे देश के कई हिस्सों में ये एक बहुत ही आम प्रशासनिक हकीकत रही है, जहां आम जनता की जो रोजमर्रा की जिंदगी है और जो सरकारी कामकाज है, उसके बीच भाषा की एक बहुत बड़ी दीवार हमेशा खड़ी रहती है। सही बात है। और इसी दीवार को गिराने की दिशा में आज एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। तो आज 16 अप्रैल 2026 है और आज हम द डीप डाइव में एक ऐसे ही ऐतिहासिक फैसले की गहराई में जा रहे हैं। आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय मेघालय के प्रशासनिक और भाषाई नीति में हुआ एक बहुत ही गहरा बदलाव है। राइट। और आज का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है मेघालय राजभाषा अध्यादेश 2026 यानी मेघालय ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑर्डिनेंस 2026 के हर एक पहलू को बारीकी से समझना। हम अक्सर नीतियों को सिर्फ पास हुए कानूनों के नजरिए से देखते हैं, लेकिन आज हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे एक कैबिनेट का ये फैसला न सिर्फ सरकारी दफ्तरों के काम करने का तरीका बदल रहा है, बल्कि वहाँ की संस्कृति, रोजगार और राष्ट्रीय राजनीति पर भी क्या असर डालने वाला है। ठीक है, तो इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मैं इस चर्चा की शुरुआत उस बुनियादी सवाल से करना चाहूंगी जो शायद इस वक्त हर किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर कागजों पर कानूनी रूप से आज बदला क्या है। हाँ, ये सबसे जरूरी सवाल है। जो जानकारी हमारे सामने है उसके मुताबिक मेघालय कैबिनेट ने खासी और गारो भाषाओं को राज्य की आधिकारिक भाषाओं यानी ऑफिशियल लैंग्वेजेस का दर्जा दे दिया है, और ये दर्जा उन्हें अंग्रेजी के साथ साथ मिला है। बिल्कुल। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो ये है कि इस नए अध्यादेश ने पुराने मेघालय राज्य भाषा अधिनियम 2005 को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। मतलब उसे सीधा रिपील कर दिया है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी पुराने कानून को पूरी तरह से रद्द करना ना कोई छोटी प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं होती है। राइट, मतलब एक पूरा कानून ही हटा दिया। हाँ। 2005 का जो कानून था वो एक अलग समय और अलग परिस्थितियों में बना था, लेकिन अब 2026 के इस नए अध्यादेश के जरिए सरकार ने सिर्फ एक छोटा मोटा संशोधन नहीं किया है, उन्होंने एक पूरी तरह से नई कानूनी नींव रखी है। अगर मैं इसे आज की तकनीक की भाषा में समझने की कोशिश करूं तो ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी बड़े सरकारी कंप्यूटर नेटवर्क में अब तक सिर्फ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा था। मान लेते हैं कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम अंग्रेजी था। हाँ, बिल्कुल सटीक उदाहरण है। सारा काम उसी पर हो रहा था, और अब सरकार ने उस पुराने 2005 वाले सॉफ्टवेयर को सिस्टम से पूरी तरह से डिलीट कर दिया है, अनइंस्टॉल कर दिया है, और उसकी जगह 2 नए बिल्कुल लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम यानी खासी और गारो सिस्टम में इंस्टॉल कर दिए हैं। लेकिन मुझे जो बात थोड़ी परेशान कर रही है वो ये है कि क्या रातों रात नया सॉफ्टवेयर चलाना इतना आसान होता है? मतलब इतने बड़े प्रशासनिक ढांचे में जहां दशकों से हर क्लर्क, हर अधिकारी एक ही तरीके से काम कर रहा हो। प्रशासन में कोई भी बदलाव रातों रात तो बिल्कुल नहीं होता है। जब कोई राज्य 50 सालों से अपना सारा आधिकारिक काम, मतलब जमीन के रिकॉर्ड से लेकर पुलिस की FIR तक किसी एक ही भाषा में कर रहा हो ना, तो पूरी मशीनरी उसी भाषा में सोचने की आदी हो जाती है। हाँ, उनकी आदत बन जाती है। बिल्कुल। पुराने कानून को रद्द करके नया अध्यादेश लाने का मतलब सिर्फ नए नियम बनाना नहीं है, ये एक तरह का स्ट्रक्चरल रीसेट है। स्ट्रक्चरल रीसेट? हाँ, ये प्रशासनिक व्यवस्था की नसों में एक नई कार्यप्रणाली दौड़ाने जैसा है। हर एक सरकारी फॉर्म, टेंडर का हर एक दस्तावेज, हर एक सरकारी स्टैंप और लेटरहेड को इस नए भाषाई ढांचे के हिसाब से ढालना होगा। इसमें बहुत समय और मेहनत लगने वाली है। ये सिर्फ एक बटन दबाने जैसा काम नहीं है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये जो रीसेट है ये सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, ये सीधे सत्ता के केंद्र यानी विधानसभा तक पहुंच रहा है। बिल्कुल पहुंच रहा है। स्रोतों से पता चलता है कि सरकार मेघालय राज्य विधानमंडल अधिनियम 1980 में भी संशोधन करने जा रही है।
इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब विधायक विधानसभा सत्रों के दौरान खासी और गारो भाषा में बेझिझक बोल सकेंगे, अपनी बात रख सकेंगे। इस बदलाव की गहराई को समझने की कोशिश कीजिए। 1980 के उस अधिनियम ने अंग्रेजी को विधायिका की मुख्य भाषा बनाए रखा था, लेकिन अब जब विधायक अपनी मातृभाषा में अपनी बात रखेंगे तो वो सिर्फ एक अनुवाद का मामला नहीं रह जाएगा। मतलब भावनाएं भी जुड़ेंगी। बिल्कुल। मातृभाषा में जब कोई जनप्रतिनिधि अपनी बात रखता है तो उसमें जमीनी हकीकत का दर्द होता है, वहाँ के मुहावरे होते हैं, संस्कृति की झलक होती है। जो बात शायद अंग्रेजी के तकनीकी शब्दों में कहीं छिप जाती ना, वो अब खांसी या गारों में पूरी स्पष्टता के साथ सामने आएगी। लेकिन मुझे यहाँ एक छोटी सी दुविधा हो रही है। विधानसभा में बहस तो मातृभाषा में हो जाएगी, चलिए ठीक है, लेकिन प्रशासन तो दस्तावेजों पे चलता है। सही बात है। दस्तावेजों के मुताबिक सरकारी संचार या जो गजट नोटिफिकेशंस हैं, उनमें इन नई भाषाओं का इस्तेमाल होगा। लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि विभागों के बीच आपसी संपर्क के लिए अंग्रेजी एक कॉमन थ्रेड या साझा सूत्र के रूप में बनी रहेगी। राइट। तो ये मुझे थोड़ा विरोधाभासी लग रहा है। मतलब एक तरफ हम मातृभाषा को बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरी तरफ जो कॉमन थ्रेड है वो अभी भी अंग्रेजी ही है। देखिए, ये विरोधाभास नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही व्यावहारिक प्रशासनिक रणनीति है। आप सोचिए, मेघालय में खासी और गारो दोनों ही प्रमुख समुदाय हैं, राइट? हाँ। और उनकी भाषाएं बिल्कुल अलग हैं। अगर एक खासी बहुल जिले का अधिकारी गारो बहुल जिले के किसी अधिकारी को कोई आधिकारिक पत्र भेजता है तो अनुवाद की समस्या के कारण पूरा काम ही रुक सकता है। ओह हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो इसी प्रशासनिक ट्रैफिक जाम से बचने के लिए ना, अंग्रेजी को एक पुल के रूप में रखा गया है। अच्छा, तो ये मुझे उन साइंस फिक्शन फिल्मों की याद दिला रहा है जहां एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर होता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। यूनिवर्सल ट्रांसलेटर का काम कर रही है, जो अलग अलग विभागों को एक साथ जोड़े रखती है। हम इसे इस तरह भी देख सकते हैं कि अंग्रेजी यहाँ प्रशासन का एक सीमेंट है जो खासी और गारो भाषाओं के ईंटों को एक साथ जोड़कर रख रहा है। बहुत बढ़िया एनोलॉजी है ये। लेकिन जो सबसे बड़ा असर है वो इस सीमेंट का नहीं है, बल्कि उन ईंटों का है जो गांव के स्तर तक पहुंच रही हैं। ये कदम ग्रामीण इलाकों की आम जनता के लिए प्रशासन को सुलभ बनाने का काम करेगा। जब किसी सुदूर गांव के नागरिक को जमीन का कोई कागज या सरकारी योजना का फॉर्म उसकी अपनी भाषा में मिलेगा ना, तो उसे किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही कहा आपने। ये प्रशासन को बंद कमरों से निकालकर सीधे गांव की चौपाल तक ले जाने वाली बात है। बिल्कुल। ये बात तो समझ में आती है कि आम नागरिक के लिए ये बहुत बड़ी राहत है, लेकिन अगर अंग्रेजी अभी भी विभागों को जोड़ने का काम कर रही है तो मुझे एक बात खटक रही है। क्या? तो इस सब का असल में क्या मतलब है? मेरा मतलब है, क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी राजनीतिक या रणनीतिक वजह है? क्या ये राज्य स्तर का फैसला दरअसल केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोई सोची समझी कूटनीति का हिस्सा है? अगर हम इसे थोड़े बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें ना, तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने अपने बयान में बहुत ही स्पष्ट संकेत दिए हैं। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है कि राज्य स्तर पर यह आधिकारिक दर्जा देकर मेघालय केंद्र सरकार को एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश भेज रहा है और उनका अंतिम लक्ष्य है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची यानी 8th शेड्यूल में खासी और गारो भाषाओं को जल्द से जल्द शामिल करवाना। 8वीं अनुसूची, यही वही सूची है ना जो भारत की आधिकारिक भाषाओं को संवैधानिक मान्यता देती है? हाँ, बिल्कुल वही। लेकिन क्या इस सूची में शामिल होने से रातों रात कुछ बदल जाता है? मतलब राज्य सरकार इसके लिए इतनी आक्रामक रणनीति क्यों अपना रही है? क्योंकि देखिए, 8वीं अनुसूची सिर्फ भाषाओं की कोई लिस्ट नहीं है, ये एक तरह का भाषाई पासपोर्ट है। भाषाई पासपोर्ट? हाँ, जब कोई भाषा इस अनुसूची में शामिल होती है तो उसे साहित्य अकादमी से राष्ट्रीय स्तर की मान्यता मिलती है। उस भाषा के साहित्य और व्याकरण के विकास के लिए केंद्र सरकार से भारी भरकम फंड मिलना शुरू हो जाता है। ओह, तो आर्थिक मदद भी मिलती है? बिल्कुल। इसके अलावा संसद में सांसद उस भाषा में बोल सकते हैं और सबसे बड़ी बात, उस भाषा को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि यूपीएससी, उसमें एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अरे वाह! तो ये राज्य के 2 सबसे बड़े स्वदेशी समुदायों की विरासत को एक राष्ट्रीय ढाल पहनाने जैसा है। तो एक तरह से राज्य सरकार केंद्र के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहती। बिल्कुल नहीं। वे ये नहीं कह रहे हैं कि अरे हमारी भाषा बहुत पुरानी है, कृपया इसे मान्यता दे दीजिए, बल्कि वे अपना सारा होमवर्क करके जा रहे हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। वे दिल्ली जाकर ये कह सकते हैं कि देखिए, हमने अपने राज्य में इसे कानूनी रूप से पूरी तरह लागू कर दिया है, हमारी विधानसभा इसमें काम कर रही है, हमने अपना काम कर दिया है, अब गेंद आपके पाले में है।
कूटनीति के लिहाज से ये बहुत ही शानदार कदम लगता है। राजनीति में इसे ही फैक्ट ऑन द ग्राउंड या जमीनी हकीकत बदलना कहते हैं। स्थानीय पहचान को कानूनी मान्यता मिलना ना राष्ट्रीय स्तर पर किसी भाषा के महत्व को साबित करने का सबसे पुख्ता तरीका होता है। जब कोई राज्य खुद अपने सरकारी तंत्र में अपनी भाषा को सर्वोच्च स्थान देता है तो केंद्र के लिए उस मांग को इग्नोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। समझ गई। तो ये तो बात हो गई विधानसभा की, रणनीतियों की और दिल्ली के गलियारों की। लेकिन अब जरा सचिवालय से बाहर निकलते हैं। चलिए, यह जमीनी हकीकत पर आते हैं। राज्य के एक आम युवा के लिए मान लीजिए 20 या 22 साल का कोई छात्र है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, उसके लिए आज के इस अध्यादेश के क्या मायने हैं? बहुत गहरे मायने हैं, क्योंकि जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार इस फैसले से राज्य द्वारा आयोजित की जाने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें खासी और गारो भाषाओं को धीरे धीरे शामिल करने का रास्ता साफ हो गया है। देखिए, किसी भी युवा के लिए रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा होता है और ये इस पूरे अध्यादेश का सबसे व्यावहारिक असर है। अब तक कई होनहार छात्र सिर्फ इसलिए सरकारी नौकरियों की रेस में पीछे छूट जाते थे क्योंकि उनकी पकड़ अंग्रेजी पर उतनी मजबूत नहीं होती थी, भले ही उनका ज्ञान कितना भी अच्छा क्यों ना हो। बिल्कुल। जब राज्य की प्रतियोगी परीक्षाएं स्थानीय भाषाओं में आयोजित होंगी तो ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करेगा। मतलब सबको बराबरी का मौका मिलेगा। भाषा अब उनकी योग्यता को मापने में कोई बाधा नहीं बनेगी। लेकिन ये बदलाव धीरे धीरे होगा, इस बात पर जोर देना जरूरी है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद साफ किया है कि ये बदलाव तुरंत लागू नहीं होगा। हाँ, एक झटके में नहीं होगा। इसके लिए एक फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन या चरणबद्ध रणनीति अपनाई जाएगी। मतलब प्रशासनिक ढांचा तैयार करना, भर्ती नीतियों को अपडेट करना, अनुवाद करना। ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंसान उस घर की मरम्मत कर रहा हो जिसके अंदर वो खुद रह भी रहा है। क्या बात है, बहुत ही उम्दा एनालॉजी है ना? आप एक ही झटके में घर की सारी दीवारें और छत नहीं गिरा सकते, वरना आप ही मलबे में दब जाएंगे। आपको अपना काम चालू रखते हुए धीरे धीरे एक एक दीवार ठीक करनी होती है। और इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। असली चुनौती ये है कि क्या शिक्षा और भर्ती तंत्र इतनी जल्दी खुद को इस नए ढांचे के लिए तैयार कर पाएगा? ये तो है। जरा सोचिए, राज्य लोक सेवा आयोग को हजारों पन्नों के सिलेबस का अनुवाद करना होगा। विज्ञान या कानून के तकनीकी शब्दों का खासी और गारो में ऐसा सटीक अनुवाद खोजना होगा जो कानूनी रूप से मान्य हो। और पेपर सेटर भी तो ढूंढने होंगे जो इन भाषाओं में तकनीकी विषयों की गहराई से जांच कर सके। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा काम है। ये सच में एक बहुत बड़ा सिरदर्द हो सकता है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में एक गलत अनुवाद या एक अस्पष्ट शब्द की वजह से ना पूरी की पूरी परीक्षा विवादों में आ सकती है, कोर्ट केस हो सकते हैं। और इसीलिए सरकार का ये कहना कि इसे तुरंत लागू नहीं किया जाएगा एक बहुत ही समझदारी भरा कदम है। किसी भी बड़े नीतिगत बदलाव के फेल होने का सबसे बड़ा कारण उसे हड़बड़ी में लागू करना होता है। बिल्कुल सही। अगर इसे पर्याप्त समय, संसाधनों और भाषा विशेषज्ञों की मदद से धीरे धीरे लागू किया गया, तभी ये राज्य के युवाओं के लिए सच में एक सुनहरा अवसर साबित होगा। तो आज हमने इस एक अध्यादेश के कई अलग अलग पहलुओं को समझा है। हमने देखा कि कैसे 2005 का पुराना कानून हटाकर एक नया ढांचा खड़ा किया गया है। विधानसभा की बहसों में आने वाले बदलावों पर बात की, वो अंग्रेजी के यूनिवर्सल ट्रांसलेटर वाले रोल को भी समझा और 8वीं अनुसूची की उस बड़ी रणनीतिक तस्वीर को भी डिकोड किया। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये मेघालय राजभाषा अध्यादेश सिर्फ एक सामान्य सरकारी आदेश नहीं है। ये कई मोर्चों पर एक साथ काम करने वाली नीति है। एक तरफ ये राज्य के समुदायों की पहचान को बचा रहा है, दूसरी तरफ ये युवाओं को उनकी अपनी भाषा में रोजगार पाने का मौका दे रहा है, और इन सब से ऊपर ये दिल्ली तक अपनी आवाज पहुंचाने का एक बहुत ही सोचा समझा कूटनीतिक कदम है। तो आज के हमारे इस डीप डाइव का जो सबसे बड़ा सार मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि भाषा कभी भी सिर्फ बातचीत करने का जरिया भर नहीं होती। भाषा अपने आप में एक सत्ता है। बिल्कुल, भाषा में बहुत ताकत होती है। भाषा प्रशासन तक, न्याय तक और आम लोगों के अपने अधिकारों तक पहुंचने का सबसे बड़ा साधन है। जब प्रशासन लोगों की अपनी मातृभाषा में बात करने लगता है ना, तो वो जो तंत्र और नागरिक के बीच की अदृश्य दीवार है वो गिर जाती है। ये एक बहुत ही सटीक निष्कर्ष है। प्रशासन की भाषा जितनी पारदर्शी होगी, शासन उतना ही अधिक जवाबदेह होगा।
और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जिस पर शायद हर कोई अकेले में गहराई से सोचना चाहेगा। बताइए। भाषा विज्ञान में एक सिद्धांत है जिसे भाषाई सापेक्षता या लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी कहते हैं। इसका मतलब है कि भाषा सिर्फ शब्दों का समूह नहीं है, ये असल में हमारे सोचने के तरीके को आकार देती है। बहुत गहरी बात है ना? अंग्रेजी की संरचना और सोचने का तरीका खासी या गारो भाषाओं की संरचना से बिल्कुल अलग है। तो अब जरा इस बारे में सोचिए, जब आने वाले सालों में मेघालय सरकार की नीतियां और जो उनके कानून हैं वो अंग्रेजी जैसी एक औपनिवेशिक भाषा की बजाय खासी और गारो भाषाओं की गहरे सांस्कृतिक संदर्भों में सोचे और गढ़े जाने लगेंगे, तो क्या इसका असर सिर्फ अनुवाद तक सीमित रहेगा या फिर इससे खुद सरकार के फैसले लेने की दिशा और उनके सोचने के नजरिए में कोई बुनियादी बदलाव आएगा? क्या अपनी मातृभाषा में सोची गई नीतियां अधिक मानवीय और जमीनी होंगी? ये प्रशासनिक नीतियों के असर को देखने का एक बहुत ही नया नजरिया है। क्या भाषा बदलने से सरकार की सोच बदल सकती है? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले समय में ही मिलेगा। बिल्कुल, और शायद तब हम इस विषय पर एक और डीप डाइव करेंगे। तो आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। एक नए विषय और एक नई चर्चा के साथ फिर मिलेंगे।